हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। दोस्तों आज समझेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या एक एक टॉपिक है, सब समझेंगे। आपने देखते होंगे लोग इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स बहुत से लोग पढ़ते हैं। किसी को ऑप्शनल है, कोई कंपटीशन तैयारी करता है, कोई पीसीएस, कोई यूपीएससी, यूजीसी नेट, हर जगह ये काम करता है। लेकिन आज समझेंगे पूरा इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक है। इकोनॉमिक्स। अब दोस्तों पहले तो इसमें शुरुआत आपका आता है इसकी, जिसको बोलते हैं परिभाषा या डेफिनेशन। डेफिनेशन अर्थात परिभाषा, बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं इसका। अब इसमें जो परिभाषा पढ़ते होंगे, पहला नाम आपका आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। दूसरे आपके आते हैं स्मिथ, इसको बोलते हैं एडम स्मिथ। दूसरे आपके मार्शल। तीसरे आपके पीगू। चौथा आपका सेमुलेंसन। सेमुलेंसन। इस प्रकार के आप देखते हो कि कई लोग हैं, एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सेमुलेंसन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। इस प्रकार के आप देखते होंगे लोगों ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से अपने शब्दों में उसको परिभाषित कर रखे हैं। एडम स्मिथ कहते हैं वेल्थ ऑफ द नेशन। मार्शल कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कोई राष्ट्रीय संपत्ति। धन वह है जो सीमित साधन, जो हमारे जीवन में हर एक वस्तु का प्रयोग करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम बोलेंगे अर्थशास्त्र। पीगू कहते नहीं, धन तो सभी लोग प्रयोग करते हैं, चोर भी है, साधु भी है, तो किसको आप जोड़ोगे? तो कहते हो आप धन जो वैधानिक रूप से कमाया गया हो। फिर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन सेमुलेशन कहते नहीं, धन वही होता है, चाहे चोर हो या चाहे साहूकार हो, सभी तो देश के लिए टैक्स भी देते हैं। आज तक कोई भी अपनी परिभाषा से इकोनॉमिक्स को बांध नहीं पाया है। ये होता बेसिक चीज लोग पढ़े होंगे कि परिभाषा के आधार पे। अच्छा, अब दूसरा यही शुरुआत आपका होता है इकोनॉमिक्स के जो बेसिक एक एक टर्म। पहला आपका आता है माइक्रो, दूसरा होता मैक्रो, तीसरा होता आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट उसको मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद आपका सस्टेनेबल एसडीजी इकोनॉमिक्स। एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स लिख देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप देखते जाओ कितने प्रकार है, और ऊपर लिख दे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। दोस्तों इतने प्रकार के इकोनॉमिक्स आप देखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक आपका होता है ह्यूमन इकोनॉमिक्स या जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स। ह्यूमन इकोनॉमिक्स या और जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स। और एक आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। इतने प्रकार का आपका पूरा जो मैंने बताया दोस्तों, ये होता है इकोनॉमिक्स।
और एक और जोड़ देते हैं, आपका आता है बैंकिंग इकोनॉमिक्स। बैंकिंग इकोनॉमिक्स, बस। अब जिनका ऑप्शनल होगा इस सभी टॉपिक को पढ़ते होंगे। अगर आपको ये सभी टॉपिक याद हैं तब तो समझो आप पूरा इकोनॉमिक्स को बारीकी से जानते हो। लेकिन शुरुआत में जो आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, जो आप 11th 9th 12th में पढ़ते हो, आप सभी लोग पढ़ते होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, एक एक करके बात करते हैं, फिर उसके बाद सभी का एक एक करके बात करेंगे। जो आप कॉमर्स में पढ़ते होंगे सिर्फ आप माइक्रो और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, बस इतना ही पढ़ते होंगे कॉमर्स वाले। बाकी उनके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स अलग है। 1947 के बाद शुरुआत होता है इंडियन इकोनॉमिक्स। 1947 के बाद आवाज तक जो भी 2025 तक चल रहा है। हर साल बजट पेश हो रहा तो 2025 तक हो गया। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स जिसमें आप पढ़ेंगे मीन मीडियन मूड क्या है, अर्थात मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्सन क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, ये सारी पॉइंट आपका स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पे हम बात करते हैं। पहले यहां शुरुआत करते दोस्तों, बताया इस पे, जिसमें डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये सब पॉइंट आप पढ़ते हैं माइक्रो में। ये हर एक बारीकी चीज का अध्ययन करता है। तो डिमांड क्या है, प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी उपयोगिता क्या है, ठीक है, और आपका बस इतना ही बेसिक चीज इसमें रहता है। और उसके बाद जैसे आप इसमें आप पढ़ेंगे माइक्रो में क्या है, बड़े लेवल में बीओपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, बीओपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद जगह नहीं है, यहां इसको मिटा के लिखते हैं। बीओपी क्या, इन्फ्लेशन क्या है। अभी सिर्फ एक एक टॉपिक बता दो दोस्तों, उसके बाद एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बीओपी क्या, इन्फ्लेशन क्या है, देन उसके बाद आपका मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, कीन्स मॉडल क्या है, आप सोचो। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, मॉडल क्या है, हॉरर मॉडल क्या है, और भी आगे बट इतने समझो। देन उसके बाद आपका फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इक्विटी क्या है, डिवेंचर क्या है, अर्थात जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। ये सभी जितने पॉइंट है दोस्तों आप पढ़ते हैं, ये किसका पार्ट होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पॉलिसी यहां लिखते हैं, उसके बाद यहां पर पॉलिसी रेगुलेट ऑफ एक्ट क्या है, जिसमें दो पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी।
इस सब जितने पॉइंट आपके आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। देन उसके बाद बजट क्या है, ठीक है दोस्तों। ये मैं अभी जो है कि पॉइंट आपको बताया, जितने सब कुछ है ये आपका और भी है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये सब पॉइंट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसमें आपका आएगा यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग क्या है, देन उसके बाद पॉवर्टी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। वैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यहाँ पहले लिखे हैं, बट जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इंडिया के बारे में आप सोचेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, जगह तो है नहीं बट ऐसे इसको बता देते हैं। 5 ईयर प्लानिंग, 5 साल तक का जो टारगेट रखा गया था, 1951 से लेकर के 1956 तक चला, 5 साल टारगेट। 5 साल गरीबी मिटाना है, 5 साल शिक्षा पे काम करना, 5 साल रोजगार पे काम करना, 5 साल हॉस्पिटल पे काम करना, 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हॉस्पिटल से भी पार्ट आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। ये सब पॉइंट जो आपका लगभग 2014 तक 17 तक चलता है। उससे टारगेट इसका 2015 में ही चेंज कर दिया गया, जो 5 ईयर प्लानिंग था, नीति नाम दे दिया गया। जो पहले सेंट्रलाइजेशन था उसको डिसेंट्रलाइजेशन बना दिया गया। देन उसके बाद यहीं से आप पढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर। लेकिन अभी बैंकिंग का अलग ही टॉपिक लिखे हैं, इसके बारे में बात कर लिया। तो आज के तो दोस्तों सिर्फ क्या करेंगे, एक एक टॉपिक खाली भी एक बेसिक चीज लिख करके बताते हैं क्या क्या आपको पढ़ना होता है, ठीक है। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं सांख्यिकी इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपको क्या क्या होता है। पहली चीज स्टैटिक्स में डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्सन क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। ये सभी पॉइंट आपके मिलते हैं किसमें, स्टैटिक्स में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका सिर्फ 5 ईयर प्लानिंग और नीति जो आपका योजना चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ता है आपका आरबीआई से, बाकी जितना चीजें यहाँ से भी है ये सब कुछ आपका, अगर जितना मैंने लिखा है ये सब इंडियन इकोनॉमिक्स में भी जुड़े हैं। स्टॉक मार्केट आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में आएगा, बजट इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका आएगा, सर्वे इंडियन इकोनॉमिक्स में आपका आएगा, बीओपी इसी में आपका आएगा, इन्फ्लेशन इसी में आपका आएगा। ये सभी पॉइंट जितना मैंने यहाँ पर लिखा है सब आपका इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों मिला करके पढ़ा जाता है। अगला हमने बात किया मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स क्या है। मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पर पूरा एक सवाल एक प्रकार से आप पढ़ते होंगे मैथ के रूप में, जितने आप देखते होंगे लोग मैथ क्या क्या होता है। कुछ इसमें चीजें काट के, अगर स्टैटिक्स से कुछ चीजें काट के इसमें डाल दिया गया है, जैसे रिग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, प्लस आपका इसमें जैसे परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये सब कुछ इसमें आपका जा रहा है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स। अगला है आपका एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पूरा एक चैप्टर है, डेवलपमेंट क्या है और जिसमें आप पढ़ेंगे विकसित क्या है, विकासशील क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरा करने के लिए जिसमें टोटल 17 पॉइंट रखा गया है। क्या क्या, क्लीन एनर्जी करना है, इक्वालिटी करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सोचना है, गरीबी को कम रिड्यूस टू पॉवर्टी करना है, रिड्यूस टू हंगर करना है। ये सभी पॉइंट आपका एसडीजी इसको बोलते हैं, एसडीजी कह दो, एसडीजी कह देते हैं दोस्तों, सही रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल इकोनॉमिक्स इसके ऊपर बात करेगा। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पर्यावरण को लेकर के सोचा जाएगा। भाई आप अगर जिस धरती पे हो, आपको कभी काल इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ चीजें देखना पड़ेगा, डेमोग्राफिक भी देखना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड आपका डेमोग्राफिक देखना पड़ेगा। भाई जहाँ की जनसंख्या क्लाइमेट के हिसाब से आप देखोगे, अगर नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ रही है तो यहाँ क्लाइमेट कैसी है, ठंड है तो गद्दे रजाई की डिमांड होगी। साउथ में आप जाओगे गर्म पड़ रहा होगा तो वहाँ हल्के कपड़ों की डिमांड होगा। तो आपको पहले पर्यावरण समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पूरा इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता है। बैंकिंग इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे पूरा बैंकिंग इसमें सेक्टर आता है। कौन कौन, पहले समझेंगे बैंकिंग क्या है, बैंकिंग रिफॉर्मिंग क्या है, जिसमें आप डीएफआई बैंक क्या है। शुरुआत में एक यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, जैसे डीएफआई बैंक क्या है, एनबीएफसी बैंक क्या है, आरबीआई क्या है,
अब इसके बाद शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, फॉरेन बैंक क्या है, नेशनलाइज बैंक क्या है, ये सभी पॉइंट आपके बैंकिंग सेक्टर की बात करेगा। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी क्या है, टाइप्स ऑफ मनी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सभी इसी पार्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आगे पढ़ेंगे डिजिटल करेंसी क्या है, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, ये डिजिटल करेंसी क्या है, पेटीएम क्या है, पेपर मनी क्या है, कार्ड मनी क्या है, ये सब आपका बैंकिंग सेक्टर की बात करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, जैसे ज्यादातर बेसिक अगर देखा जाए तो जैसे WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी रखना। प्लस ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नाफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, फेमा क्या है, फेरा क्या है। ये जितने पॉइंट आप देख रहे होंगे सब इंटरनेशनल सबसे जुड़ी हुई संस्थाओं से बात करेगा। इसलिए आपको जब भी पॉइंट देखना है, कभी आपको लगेगा IR पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इतने आपको लार्ज लेवल में हर एक पॉइंट को आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। सिर्फ इकोनॉमिक्स आप माइक्रो पढ़ लेने, डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ये तो बेसिक चीज बताता है। जब आप हर एक चीज को पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा क्या क्या पढ़ना होता है। अभी तो और चीज इसमें मैंने लिखा नहीं, आसियान का, क्वाड का, ये सब आपका इकोनॉमिक्स पार्ट भी आता है। कभी आपका जियोपॉलिटिकल रिलेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात करेगा। अगला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे, पहले हम क्लाइमेट समझेंगे, क्लाइमेट के हिसाब से जैसे फसल देखेंगे, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल। देन उसके बाद यहां पढ़ेंगे आप प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, ये सब किसका पार्ट होगा, आपका एग्रीकल्चर का पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन है, सर्विस सेक्टर कौन है, और प्राइमरी सेक्टर कौन है। देन उसके बाद LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहां लिख देते हैं LPG। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सोचिए, ये सब पॉइंट आपका एग्रीकल्चर पार्ट करेगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल में आप डायरेक्ट आपका सेकेंडरी सेक्टर की बात करेगा। भारत में कितने कुटीर उद्योग हैं, कौन से उद्योग के लिए कितना पैसा होना, किसके लिए 5 लाख रुपया होना चाहिए, किसके लिए करोड़ों रुपया होना चाहिए, किसके लिए 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। जिस प्रकार से जो कुटीर उद्योग काम करेगा उसी हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। कौन, मतलब अगर मान लीजिए आप घर में कोई चीज छोटा मोटा काम करते हैं, 10 लाख 15 लाख, तो उसको एक कैटेगरी दे दिया जाएगा, ये भी इंडस्ट्रियल का पार्ट है। या उससे थोड़ा लार्ज लेवल में पता चले कितने लोग काम करते हैं, अगर आपका पता चला करोड़ों काम चलता है तो बोलेंगे इंडस्ट्री, उसको कुटीर उद्योग नहीं करेंगे, उससे जिसको बोलेंगे लघु और दीर्घ, तो उसको दीर्घ उद्योग बोलेंगे, एक लघु उद्योग एक दीर्घ उद्योग। इस प्रकार से उद्योग जब आप पढ़ेंगे इसमें पूरा डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग बात करेगा, स्किल्ड कितने लेबर है या अनस्किल्ड कितने हैं, तो ये बात आप आएगा ह्यूमन इकोनॉमिक्स में। ह्यूमन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे कुछ जनजातियों को लेकर के पढ़ेंगे, प्लस इसमें स्किल्ड पर्सन कौन है, अनस्किल्ड पर्सन क्या है। क्योंकि ह्यूमन इकोनॉमिक्स मानव ही तो अगर है उनको भी समझना भाई। अब मान लीजिए आप इंटरनेशनल कोई बिजनेस करते हैं, अब पता चला हर एक देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। अमेरिका के लोगों को पता चला खान पान अलग है, चाइना का अलग खान पान है। अगर उनके आप वेशभूषा, उनके पहनावा, उनके रहन सहन को समझेंगे तो बोला जाएगा एक प्रकार से डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स। तो किसका पार्ट आएगा, ह्यूमन इकोनॉमिक्स का बात करेगा। देन उसी में जुड़ा हुआ आपका जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स। अब जियोग्राफिकल वही बात करेगा, क्लाइमेट को समझो, वहां के लोगों को समझो, वहां के कल्चर को पढ़ो, तब जाकर किसी चीज का प्रोडक्शन करो। तो ये सब कुछ जब आप पढ़ेंगे बेसिक चीजें, तब आपका ये इकोनॉमिक्स समझ में आता है। इकोनॉमिक्स, और जो सिर्फ कॉमर्स वाले पढ़ते हैं दोस्तों, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, माइक्रो बस, माइक्रो और माइक्रो कुछ और इंडियन इकोनॉमिक्स। बाकी जिनका ऑप्शनल होता है ये सब उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये होता है दोस्तों। आज का टॉपिक आपको क्या बताएं, शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक चीज है, माइक्रो से शुरू करते हैं, ठीक है। अब माइक्रो में पहली चीज होती है किसी भी चीज का डिमांड क्या होना चाहिए। डिमांड तभी होगा जब आपके मन में कोई एक इच्छा जगेगा
किसी भी चीज के लेकर के जब इच्छा जगे। लेकिन इच्छा जगने से पहले कभी का कुछ, आजकल ऐसा क्या होता है, जब आप कोई नई चीज देखते तब भी इच्छा जगती है। एक तो या तो आपके सामने वो चीज दिखाई दे तब इच्छा जगेगा, और जब तक वो दिखाई नहीं देगा तो इच्छा नहीं होगा। या तो नेचुरल प्रोसेस है, जब आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, तभी आप पानी और भोजन की डिमांड करेंगे। इस प्रकार से इकोनॉमिक शुरुआत यहीं से होती है, डिमांड और सप्लाई। जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे इसकी सप्लाई होगी, सप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार जब दिया जाएगा तो सरकार पे टैक्स लगाएगी, सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होगा। उस रेवेन्यू पैसे से सरकार क्या करेगी, रोड बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, बहुत सी सारी चीजें नया करिकुलम करती है। इससे देश की क्या होती है, विकास होती है। तो ये बेसिक चीज आप कहीं से पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब आपका डिमांड और सप्लाई हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो उसके लिए मार्केट भी जरूरत पड़ती है। और मार्केट में लार्ज लेवल में, स्मॉल लेवल में, अब मार्केट कई कैटेगरी में बांटा गया है। अब इसमें होता कोई मोनोपोली होता, कोई ओलिगोपोली होता, कोई परफेक्ट कंपटीशन होता है। मोनोपोली होता जो एक व्यक्ति है, ओलिगोपोली है कुछ समय के लिए होता है। जैसे गवर्नमेंट का रेलवे है, तो गवर्नमेंट का अगर रेलवे देखा तो मोनोपोली है, मेट्रो मोनोपोली है। अगर यहीं पर पता चला आपको रोडवेज देखते हो बस, तो आप रोडवेज को देख करके लगेगा कि नहीं, यहाँ तो कई प्राइवेट भी और आपका सरकारी भी है। एक प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन, जो आपको बेहतर लगता है उसी बैठ के आप सफर करते हैं। इसलिए मार्केट को आपको जब समझना तो बी प्रैक्टिकल समझो। मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या। परफेक्ट कंपटीशन मतलब मान लीजिए 5 लोग अलग अलग कंपनी के मोबाइल बेच रहे हैं, तो ग्राहक के लिए फायदा होगा, वो जाएगा बोलेगा भाई मैं ये क्यों लूं, ये वाला मोबाइल ले लेता हूं। तो कंपटीशन में क्या होता है, एक दूसरे को लेकर के रेट भी डाउन हो जाता है और चीजें हमें बेहतर मिल जाती हैं। इसे हमें बी प्रैक्टिकल भी चीजें समझना है। अगला कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है दोस्तों, जो कुछ हम खरीदते हैं वास्तव हमें जो कुछ देना पड़ता है, ही वांट टू परचेज या आई रियली टू पे, या मैं जो परचेज करना चाहता हूँ वास्तव में जो मैं पे करता हूँ। एंड रियली टू पे, रियली मतलब वास्तव में जो मैं पे करता हूँ, दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस। सपोज कैसे, मैं किसी मान लीजिए पेन में खरीदने सोचा भाई 25 रुपये का होगा, तो मैंने क्या सोचा, आई वॉन्ट टू, मैं चाह रहा था कितने का, 25 रुपये का, लेकिन रियल में मुझे कितना देना पड़ गया, 20 रुपया, तो 5 रुपया मेरा क्या हुआ, बचत हुआ। दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ओके, तो ये चीजें होती है। तो आपको बारीकी चीज यहाँ से आपको डिमांड समझना, प्रोडक्शन समझना, मार्केट समझना, कंज्यूमर सरप्लस समझना। यूटिलिटी, यूटिलिटी किसी वस्तु की उपयोगिता। अब ये उपयोगिता जो आप अपने जीवन कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज नंबर, एक नंबर बेस पे हो सकता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते। सपोज करिए आप अगर घर में सीजन के हिसाब से कंबल खरीदते हैं, रजाई खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भाई भूख तो नेचुरल है, ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, उसी हिसाब से आप कंज्यूम करते हैं। तो जब आप यूटिलिटी पढ़ेंगे तो एक कॉर्डिनल होगा, एक ऑर्डिनल होगा। कॉर्डिनल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल जिसको काउंट नहीं कर सकते। ऑर्डिनल उसको नहीं समझ सकते कि कितना प्यास लगा, 2 गिलास पानी पी सकते, 4 गिलास पी सकते हैं, या रोटी 2 बजाय 5 रोटी खा सकते हैं, तो उसको हम मान समझ सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन भूख की कोई मेजर नहीं होता है। तो ये आपका यूटिलिटी की बात करते हैं, पूरे बारीकी चीज होता है, ये माइक्रो की बात करता है। अब माइक्रो में जब आ जाए, ये तो माइक्रो हो गया। अब माइक्रो ये बड़े वाले लेवल में, इसमें आप पढ़ेंगे, पहले शुरुआत में आता है बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। किसी भी चीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिक 2 होता है, बीओडी एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें विजुअल गुड्स क्या और नॉन विजुअल गुड्स क्या है। दोस्तों आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, एक बार आप लोग किताब भी पढ़ना जो मैं बता रहा हूं। एक बीओपी जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, आपका बैलेंस या तो सरप्लस में हो सकता है, या तो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव, या तो बैलेंस, 3 ही कैटेगरी होता है। क्या क्या पहले इसको समझो, या तो आपका बैलेंस प्लस में होगा सरप्लस, या तो माइनस, या तो 0। 3 तरीके से हम बैलेंस को देखते हैं। लेकिन इसमें जो अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो बनता है बीओडी बोलते हैं इसकी, या बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ जब ट्रेड करते हैं तो आप इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, आप किसी भी गुड्स का, जो इसमें 2 अकाउंट बने, कौन सा, विजुअल और नॉन विजुअल। विजुअल वो होता है जो दिखाई देता है, जैसे मोबाइल हो गया, शर्ट हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कंप्यूटर्स के पार्ट हो गए,
आपका खाने पीने की चीज हो गया, ये आपका विजुअल गुड्स होता है। नॉन विजुअल किसे बोलते हैं? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईआरएस हो गया, ये सारी चीजें जो एक प्रकार से सर्विस देते हैं उनको बोलते हैं नॉन विजुअल गुड्स। इसमें आपको देखना क्या पड़ता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ज्यादातर आयात करेंगे, आयात ज्यादा खरीदेंगे, पता चला आप अपने जेब से कितना आपने खरीदा, पता चला कि आपने 500 रुपये कोई चीज खरीदा है लेकिन बेचा कितने का? 450 का, तो घाटा कितना आपका हो गया? खरीदा आपने ज्यादा, बेचा आपने 450, तो 50 रुपया क्या हुआ आपके लिए? घाटा हो गया। तो जब अगर घाटा होगा तो माइनस दर्शाएगा, तो बोलेंगे करंट अकाउंट आपका घाटे में चल रहा है। अगर यही पता चला आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, नॉन विजुअल गुड्स, नॉन विजुअल में सर्विस आपने पता चला 1000 का दिया और खरीदा आपने विजुअल गुड्स 500 का, 1000 आपने क्या किया? सर्विस 1000 रुपया कमाया और 500 रुपया कोई चीज खरीदा, तो उसमें डिफरेंस 500 का आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस बोला जाएगा। और एक होता है 500 का आपका विजुअल गया, 500 का आपका नॉन विजुअल, दोनों बराबर है तो उसको बोला जाएगा जीरो। इस प्रकार से आप करंट अकाउंट कब आपका प्रॉफिट होता है, कब आपका जीरो होता है। ठीक, दूसरा इसी में आपका बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका लॉन्ग टर्म की बात करता है, जिसमें आपका एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, पहले उसका एफआईआई था, या उसमें उसके बाद आपका रेमिटेंस होता है, दूसरा आपका इसमें बारोइंग भी आता है, लोन भी आता है। तो क्योंकि कैपिटल मीन्स जो आपकी पूंजी का निर्माण करता है, जैसे एफडीआई मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी देश के, हमारे चाइना या जापान, अमेरिका, कोई भी कंपनी भारत में आती है, जैसे दिल्ली मेट्रो है, 20 साल तक का एग्रीमेंट होता है, तो कम से कम 20 साल आपके देश में क्या करता है? लोगों को रोजगार देता है। और जब यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है तो आपके देश में क्या हो रहा है? आपके देश में एक प्रकार से रोजगार लगा, काफी लोग बेरोजगारी में नहीं है, काम कर रहे हैं, तो पैसा कमा रहे, देश को टैक्स दे रहे हैं, तो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। दूसरा उसी प्रकार से एक होता है आपका एफपीआई। एफपीआई क्या करता है दोस्तों? ये इसका काम है, अगर आपका कंपनी प्रॉफिट में है तो पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉस में जाएगा तो पैसा विड्रॉ कर लेता है। बट ठीक है, अगर आपको उससे कुछ फायदा होता है तो उससे, मान लीजिए कोई हमारे बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो कुछ दिन के लिए अगर उस पैसे से हम भी कुछ करते हैं, कमाते भी है, लोगों ब्याज पे पैसा उठा के कमाते हैं, या कोई नया चीज बनाते भी हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी काल जब आपकी कंपनी लॉसेस में जाती है तो पैसा विड्रॉ कर लेता है। दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट में लोन वगैरह आप जैसे लेते हैं, मान लीजिए आपने वो आरबीआई से ले लिया, लेकिन आरबीआई से छोड़िए, आप चाहे डोमेस्टिक लेते हो चाहे आप इंटरनेशनल मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया, 20 साल 30 साल तक का एक टारगेट रखा, तो उस लोन से आप अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं, तो इससे क्या होता है? आपका देश में डेवलप होता है। लेकिन पूछा जाता है बीओपी, अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कभी कभी यहां से पूछता है, अगर आपका करंट अकाउंट लॉस में है और कैपिटल अगर प्रॉफिट में है, तो देश के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्यों? कैपिटल अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको, सपोज करिए, कहते हैं नहीं कि 9 नगद न 13 उधार, एक कहावत होती है, कहने का मतलब ये है, अब कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए आपको पैसा देता है, आप 10 दिन का मान दे दिया, भैया ये लो 25,000 रुपया, अपना 10 दिन चलाना है। और कोई बोलेगा देखिए भाई, आपको मैं कम से कम 100 दिन तक का पैसा देता हूं और रोज आपको 500 रुपया दूंगा, तो आपको ये लगेगा कि 25,000 तो ज्यादा दिख रहा है आज, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। लेकिन एक देखा 100 दिन चलेगा, तो कैपिटल इसीलिए कहते हैं कैपिटल अगर प्रॉफिट में है तो देश के लिए अच्छा माना जाता है। अगर करंट अकाउंट लॉस में है तो कोई नुकसान नहीं है। अगर कभी काल आपका कैपिटल लॉस में है और करंट अगर प्रॉफिट में है तो आपके देश के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। इसलिए भारत में आज जो बेरोजगारी का कारण क्या है दोस्तों, यहां से देखिए, भारत में इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार क्या कर डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब आप पढ़ेंगे बजट, अभी चैप्टर बताएंगे तो वहां टॉपिक आता है, लेकिन एक दूसरे जुड़ा बताते ही है। सरकार क्या कर रही है, जो आपका फिजिकल डिफिसिट होता है, प्राइमरी डिफिसिट होता है, या रेवेन्यू इफेक्टिव आप डिफिसिट होता है, या आपका बजटरी डिफिसिट होता है, ये सब पॉइंट आप लोग कभी सुना होगा, लेकिन है क्या, ये यही चीज करता है। सरकार क्या करती है, जब सरकार के पास लगा कि कुछ पैसा है नहीं, तो अपनी कुछ संपत्ति प्राइवेट सेक्टर जो क्या करता है उसको बेच देता है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देता है।
बोलता मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, किसी प्राइवेट वाले बेच दिया कि भाई कुछ वहाँ से पैसा अर्निंग करेगा, उस पैसे से सोचेगा चलो लोगों को कल्याणकारी के लिए 5 किलो राशन देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, फ्री ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे लेकिन देश का विकास नहीं हो रहा। देश का विकास अगर होना होता है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। जैसे रोड बन गया, मान लीजिए बहुत अच्छा, नितिन गडकरी जी ने रोड अगर बनाया बहुत अच्छी बात। अब उससे कितना फायदा हुआ, लोगों को कनेक्टिविटी हो गया, लोगों को रोजगार लग गया, रोड किनारे लोग अब दुकान कर रहे हैं, हाईवे कनेक्टिविटी जुड़ गई, मार्केट भी अच्छे से जुड़ गए, तो लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। लोग बैटरी खरीद लिए, जो भी आजकल है 3 व्हीलर रोड पे चला रहे हैं, रोजाना 1000-500 रुपया कमा रहे हैं, तो कुछ तो घर चल रहा है। तो कहने का मतलब अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट मॉडल पे काम करना होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब भाई कॉलेज बनाओ, कॉलेज में उसमें रिसर्च सेंटर डालो, रिसर्च पे काम करोगे तो लोग आजकल नए जमाने तरीके से सोचना शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो अगर मेरे पास पैसा होगा मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आप लोग को और क्लियरिटी आएगी, लेखनी जो लिखूंगा और अच्छा दिखेगा। बाय चांस ह्यूमन एरर हो जाता है स्पेलिंग का, तो उसमें स्पेलिंग भी सही कर लेंगे। इससे क्या होगा, रिसर्च पे अगर काम होगा तो नया इनोवेशन होगा, नए लोग को रोजगार मिलेगा, देश और आगे बढ़ेगा। हमें क्यों अमेरिका और चाइना जापान जाना होगा, हम अपने देश में काम करेंगे, यही होना चाहिए। तो ये अगर पॉइंट का आप जब पढ़ो बीओपी, तो सिर्फ बीओपी ये मत रटो करंट अकाउंट कैपिटल है, इसका ये देखो कैपिटल से क्या फायदा होगा, करंट से क्या फायदा होगा और किस पे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, ये पॉइंट है। अगला हम बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है किसी भी चीज का स्फीति का बढ़ना। स्फीति कब बढ़ेगा, सपोज करो ऐसे समझो, आप किसी से रोज मिलो, रोज उसके पास बैठो, रोज बातचीत करो, रोज ना उसके भाव रोज बढ़ेगा, उसे लगेगा इसके बिना मेरा घर नहीं चलता, या ऐसा लगेगा आपको भाव देना बंद कर देगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगा। और जब आपकी वैल्यू कम हो जाएगा तो यही बोला जाएगा, अर्थात इसमें क्या कहने मतलब बताना चाह रहे थे, जैसे जैसे किसी भी चीज की वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी स्फीत बढ़ जाती है। और जब आप उस व्यक्ति से रोज ना मिलो, कभी काल मिलो 15-20 दिन के बाद, तो आपको बड़ी इज्जत से बैठाएगा, पानी पिलाएगा, इज्जत देखभाल करेगा। ऐसे ही करेंसी है, जब आपकी देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। लोग ऐसे बोलेंगे मेरे पास 50,000 है, उसकी कोई वैल्यू है, लेकिन एक समय था लोगों के पास 100 रुपया होता, बोले भाई 100 रुपया दबा के रखो जेब में। यही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहानी क्या होता है, जब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन, जब पैसे की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है तो बोलते हैं डिफ्लेशन। बस ये फर्क होता है। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ेंगे, इसके पीछे रीजन कई होता है। क्या होता है भाई, डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे, जो माइक्रो में पढ़ा था। डिमांड मतलब जब किसी भी चीज की अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, और सप्लाई ज्यादा होगा तो उसकी प्राइस कम होगा। अगर उसकी प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से मार्केट में क्या होगा, पैसे की कीमत वैल्यू कम होती चली जाएगी। मान लीजिए यही पेन है, अभी इसका प्रोडक्शन पता चला है कम होने लग जाए, आज जो ये 20 रुपये हम दे रहा है, कल बोलेगा 50 रुपये में दूंगा, बट ये इसकी कीमत 20 की थी, आज 50 रुपया हो गया, 30 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वही 30 रुपये मार्केट में क्या करता है, इन्फ्लेशन काम करता है, इसकी पैसे की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जो 20 रुपये में लेते थे आज 50 रुपया दे रहे हैं, 30 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वही 30 रुपये मार्केट को क्या करती है, एक प्रकार से इन्फ्लेशन का काम करती है। और जब इन्फ्लेशन ज्यादा मार्केट में बढ़ जाता है, उसी इन्फ्लेशन से क्या धीरे धीरे होता है आपके देश में दोस्तों, महंगाई कहलाती है। और महंगाई का जब प्रभाव बढ़ता है, अगर लोगों के पास अर्निंग पैसा कम है, और अर्निंग मतलब आप दिन भर 500 रुपया कमाते हो, अब पता चला 500 रुपये खाली 2 टाइम खाना खाओगे तो आपको लगेगा सिर्फ खा रहे हैं और जी रहे हैं, बाकी और चीजें हम कुछ नहीं कर पाए। तो इससे क्या फायदा हुआ, देश में महंगाई आ गई। लेकिन नहीं पता चला थोड़ा उल्टा हो जाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा हो, बहुत प्रोडक्शन हो रहा हो, और आपकी जेब में अगर मान लीजिए ज्यादा जब प्रोडक्शन होगा सस्ते में बिकेगा, और सस्ते में बिकेगा तो आप पता चला 500 रुपये के यही पेन खरीदने जाएंगे तो पूरा भर बंडल उठा लाएंगे, 10 रुपया पेन हो जाएगा, तो आप कहेंगे पैसे की वैल्यू बढ़ गई। अब इसमें जो आप पढ़ते होंगे इन्फ्लेशन में, इसके कई है, कोई कागज से कोई कारण के बेस पे होता है, कोई इसके मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे होता है। अब एक एक की बात करते हैं। इन्फ्लेशन एक होता है आपका क्रेपिंग इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जंपिंग इन्फ्लेशन क्या है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पर इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पर इन्फ्लेशन क्या है, ये सब इसके बेसिक आधार होता है। क्रेपिंग मतलब कोई रेंगती हुई चलती है, जंपिंग मतलब कूदती हुई बढ़ रही है, और एक होता है जैसे वॉकिंग मतलब चलते चलते, एक होता है कूदते कूदते, और एक आपका होता है
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड ज़्यादा होगा तो उसमें भी आप इन्फ्लेशन। एक होता कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, किसी चीज़ को बनाने में कितनी लागत लग गई, मान लीजिए यही पेन बनाना है, अभी इंक इसकी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, इसकी कवर जो है, इसकी ऊपरी कवर ये भी महंगी पड़ रही है, तो जो आप इसके मटेरियल पे देखेंगे, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, इनकी चार्ज ज़्यादा बढ़ गई तो उसको बोलेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, तो इन्फ्लेशन का भी एक टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। आज खाली एक समरी तरीके से पॉइंट पे बात करें। अगला बात करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है, ये दोनों के ऊपर बात करते हैं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट अगर देखा जाए तो आपका आता है पॉलिसी रेगुलेट एक्ट। क्या होता है, जो सरकार पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट एक रूल बनाती है देश में कैसे पैसे को कंट्रोल किया जाए, देश को कैसे बेहतर चलाया जाए, तो इसके लिए मनी मार्केट जो होती है, मनी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है चलाती है आपकी आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, इसको नियंत्रण कैसे करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, इसके माध्यम से क्या करती है, पैसे को कंट्रोल करती है। अर्थात तो बैंकों के माध्यम से क्या करती है, बैंक जो पैसा होता है उसको रेट को बढ़ाना घटाना, रिवर्स रेपो रेट लगाना कब है, बैंक रेट कितना लगाना है, या कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है, ये सभी पॉइंट कौन करता है निर्धारित, आपका मॉनेटरी पॉलिसी करता है ये आरबीआई। ठीक है, दूसरा होता है आपका कभी कभी जब आरबीआई नहीं तो आपका गवर्नमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कौन बनाता है, सरकार बनाती है। लोकसभा और राज्यसभा में प्लस आपका पार्लियामेंट के सिस्टम में काम किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, सरकार बजट बनाती है, तो बजट के आधार पे आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात कर जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्लस आपका जैसे जीएसटी हो गया, कर के माध्यम से क्या करती है, चीजों को कंट्रोल करती है। ये भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी यहाँ से कंट्रोल करती है। तो जब आप देखते हो कि फिस्कल पॉलिसी जब बनाई जाती है तो सरकार एक बनाती है बजट, और जब बजट बनाई जाती है तो आप देखते होंगे बजट टाइप्स ऑफ बजट क्या है, कितने प्रकार की बजट बनती है। तो बजट अगर देखा जाए दोस्तों, बेसिकली 3 प्रकार की बजट बनती है। एक होता है आपका सरप्लस बजट, एक आपका होता है डेफिसिट बजट, और एक आपका होता है बैलेंस बजट। 3 प्रकार का बजट होता है, कहीं कहीं लोग इसको जीरो बजट भी बोलते हैं, जगह नहीं है, बस ऐसे सुन लीजिए कौन कौन सा। एक आपका होता है सरप्लस बजट, एक आपका होता है बैलेंस बजट, और एक आपका होता है जीरो बजट बोलते हैं, यही समझो 3 बजट है, या डेफिसिट बजट। अब सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, अगर सरकार के पास एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। प्राप्तियां अगर मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपया है, आपने खर्चा किया कितना 80 रुपया, तो बचत कितना हो गया 20 रुपया, ये हो गया आपका सरप्लस बजट। अब ये प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर 2 बेसिक इसके आधार होते हैं, एक आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। और वही आपका खर्चा होता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बेसिक चीज होता है। तो यहां से आपका दोनों का जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपका खर्चा कम है, रिसिप्ट ज्यादा है तो सरप्लस में दिखाएगा। अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और रिसिप्ट कम है तो ये आपका निगेटिव दिखाएगा। अगर आपका जितना खर्चा है उतनी ही प्राप्तियां 100 रुपये या 100 रुपये खर्च किए तो ये आपका बैलेंस बजट दिखाएगा। कहीं कहीं इसको जीरो बजट भी बोलते हैं, जिसमें कोई फर्क, जीरो बजट मतलब होता है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता, जीरो मतलब कोई खर्चे नहीं है, ऐसे समझो। 3 बजट होते हैं, सरप्लस बजट और बैलेंस बजट। तीसरा बात करते हैं डेफिसिट बजट क्या होता है। डेफिसिट बजट ये होता है दोस्तों, जब आप मान लीजिए आपने 500 रुपया खर्च कर दिया, अब 500 रुपया खर्च किया लेकिन आप उसको पूर्ति करना हो, पैसा लाना है, 500 रुपया खर्च कर दिया लेकिन आपको प्राप्तियां कितना 450 रुपया हुआ, 450 रुपया आपके पास प्राप्तियां हुआ, लेकिन आपको 50 रुपया और चाहिए था। 50 रुपया आप किसी से बारोइंग करते, उधार लाते हैं, वही आपके लिए क्या कहलाता है, डेफिसिट। तो 3 प्रकार की जो बजट बनेगा आपका, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस बजट, एक बोलते जीरो बजट, ये आपका बजट की बात करता है। अब उसके बाद पूछता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट कितना होता है। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट अगर आप पढ़ेंगे, आपको होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू इफेक्टिव ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इस प्रकार के आपका, और एक बजटरी डेफिसिट। अब एक क्या होता है जो आपको बजट में काफी समझ में आएगा, कुछ नहीं आ रहा होगा बट आप सुन लीजिए। डेफिसिट मतलब घाटा, रेवेन्यू मतलब ये हुआ आप सिर्फ रेवेन्यू सेक्टर से कितना पैसा प्राप्त किया। रेवेन्यू से मान लीजिए आपने 2000 रुपया प्राप्त किया, ठीक, और आपने खर्चा कर दिया, मान लीजिए 2000 आपको
आपके जेब में थे, लेकिन आपने पता चला खर्चा कितना कर दिया, 2200 रुपया। और लेकिन 2200 आप सोचेंगे 200 रुपया उधार है। ये जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, जेब में 2000 थे लेकिन आपने 22 रुपया तक खर्च बिल बना दिया, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ इसी बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अर्थात रेवेन्यू डेफिसिट। एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्या है प्राइमरी डेफिसिट? ये होता है कभी काल हम पिछला जो कभी काल जैसे पिछला किसी से उधार लिए थे और फिर दोबारा किसी से उधार ले करके उसकी जो पूर्ति करते हैं उसी बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है दोस्तों। तीसरा हम बात करते हैं आपका बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट भाई हमारा अगर रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी आपका जितनी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर हमारा दोनों खर्चे ज्यादा हैं और दोनों आयगत कम है तो खर्चे ज्यादा, तो इसको बोलेंगे बजटरी डेफिसिट। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगला एक बात करते हैं इफेक्टिव ऑफ रेवेन्यू इफेक्टिव बजट डेफिसिट। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, जो आपने कहीं से पैसा प्राप्त किया और उस पैसे से मान लीजिए आय आपने प्राप्त किया। आय मीन्स कहाँ सरकार जो टैक्स वगैरह से पैसा प्राप्त करती है, लेकिन वो पैसा आपने कैपिटल को निर्माण करने में जो पैसा लगा दिया, अंत में पता चलेगा जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो आपका इफेक्टिव ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट बात करते हैं। ये काफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड की आगे पूरा बताएंगे इस प्रकार से आपका बजट की बात। जैसे अभी एक आजकल ज्यादा चल रहा है कि भाई फिस्कल डिफिसिट क्या है। भाई फिस्कल डिफिसिट मतलब यही है जो सरकार अब बारोइंग कम करेगी। अगर मान ली सरकार ने 50,000 लाख का कोई बजट बनाया, अब उसने कह रहा है भाई हमें अपने देश में सब कुछ बनाना है और बाहर से हमें अब किसी से उधार लेना पैसा नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक से हम पैसा उधार नहीं लेंगे, तो बारोइंग को कम करने की प्रक्रिया को फिस्कल डिफिसिट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी ऑफ बजट। एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इसमें क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में अगर कोई भी चीज आप बिजनेस करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो आपके खर्चे ज्यादा लगते हैं, समय भी बहुत लगता है, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अगर देखा जाए तो ज्यादा है लेकिन सरप्लस जीरो होता है, माइनस में चलते हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में जैसे जैसे आप सीख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, मार्केट समझ जाते हैं, तो जितने की एग्रीगेट डिमांड है उतने की एग्रीगेट आपके सप्लाई दोनों बराबर है तो जीरो होता है। थर्ड कंडीशन में पता चला आपका डिमांड बहुत कम हो जाता है, सप्लाई ज्यादा होते, सरप्लस में आ जाते हैं। तो ये तीन कंडीशन तो आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद एक आपका होता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसको समझते हैं। ये तो बता ही दिया दोस्तों, मनी मार्केट चलिए बता देते हैं। मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। देखिए अगर आपका मनी मार्केट क्या कहता है, 100 दिन से पहले ही 100 दिन से कम किसी भी चीज का पेमेंट हो, रिसीप्ट हो, करना हो, अगर कॉल्स मनी है, जैसे कॉल मनी होता है, आपने किसी को कॉल कर दिया, पैसा प्राप्त हो गया कम समय, वो आपका मनी मार्केट की बात करेगा। अर्थात ये शॉर्ट टर्म की जो भी आपका लेन देन होता है रुपया पैसे का, मनी मार्केट। लेकिन जहां आपका लॉन्ग टर्म की बात करेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये आपका होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जैसे आप पढ़ेंगे बॉन्ड क्या है, हुंडी क्या है, डिवेंचर क्या है, जिसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, शेयर क्या है, जैसे सिक्योरिटी मनी क्या है, सिक्योरिटी पेपर क्या है, बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है, शेयर क्या है, ये सब किसका पार्ट होता है, कैपिटल। अर्थात आप एक कैपिटल का जनरेट कर रहे हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वहाँ दो तरीके का होता है। एक कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है, आप किसी कंपनी का मालिक बनते हैं, होल्डिंग बनते हैं, आपका भी इसमें लाइबिलिटी बढ़ती है, आपकी दायित्व बढ़ती है। ये सारा पॉइंट आपका कैपिटल मार्केट। केन्स मॉडल क्या है, इन्होंने अलग मॉडल दिया था अगर देखा जाए, जिसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया। वही चीज है, डिमांड होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट का जनरेट करता है, इसकी बात करता है। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल अलग अलग लोग अपने विचार दिए। हॉरोर मॉडल क्या है, चक्रवर्ती कमेटी मॉडल क्या है, बहुत से मॉडल है, या पीपी मॉडल का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है। देश को बेहतर करना है तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर के काम करेगा तो देश बेहतर आगे बढ़ेगा। इसी मॉडल पर अगर देखा जाए तो आपका एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट काम करती है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सरकारी चीज़ों को बेच करके प्राइवेट वालों को देना, उनसे बोलना भैया आप काम करो और देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन इससे एक चीज़ है, जो आप वेलफेयर जो सोशलिज्म इकोनॉमिक्स बोलते थे, वो कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ वही होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो जागरूक होगा उसको रोजगार मिलेगा, जो अनस्किल्ड पर्सन होगा उसको जो रोजगार नहीं मिलेगा।
फाइनेंशियल मार्केट वही अभी आ गया फिर से, फाइनेंशियल मार्केट जिसमें आपको बॉन्ड क्या है, हुंडी क्या है, चेक क्या है, डिवेंचर क्या है, ये सभी पॉइंट आपका कौन बात करता है, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह, जिसमें स्टॉक मार्केट ये पूरा आ गया, बॉन्ड्स क्या, इक्विटी क्या, डिवेंचर क्या है, स्टॉक मार्केट, ये सभी इसी का जुड़ा हुआ बात करता है। ये तो अभी हमने सिर्फ बात किया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये सब पॉइंट था दोस्तों। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, यहीं तक आज बात करेंगे, ज्यादा हो जाएगा वीडियो तो आप हो जाएंगे बोर। इंडियन इकोनॉमिक्स वही है आपका, जब देश आजाद हुआ तो भारत ने इन्वेस्टमेंट मॉडल पे काम किया, 5 ईयर प्लानिंग पे काम किया, 5 साल तक का इसका पूरा टारगेट रखा, 5 साल शिक्षा, 5 साल गरीबी, 5 साल रोजगार, 5 साल रोड बनाना, 5 साल महिलाओं पे काम करना, 5 साल बच्चों के लिए काम करना, 5 साल किसी पोलियो के टीके पे काम करना। आपने देखे होंगे सबको टीका लगा होगा, सब कांग्रेस की सरकार की देन है। आज लोग कहते नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बहुत, आज जो बड़े बड़े लोग जाके एम्स हॉस्पिटल में लेट जाते हैं, हॉस्पिटल फ्री में सुई दवाई कराने, सब किसने काम किया था? ये इंडियन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप लोग कभी पढ़िएगा। एग्रीकल्चर जो कॉन्सेप्ट हरित क्रांति लाया गया, किसने लाया? कांग्रेस लाया। जो इंदिरा कैनाल बनाया गया राजस्थान में, किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। भाई देश को काफी आगे बढ़ाया गया। उस हालात को देखोगे, नंगी भूखी जनता थी, पता चला सीजन में गोभी चल रहा तो गोभी लोग खा रहे हैं। धान के सीजन चावल ही चावल खाते थे, आज गेहूं का सीजन है, रबी का फसल जैसे कट जाता तो गेहूं ही लोग खाते। लेकिन आज देखिए क्या हो गया, आप अपने घर में रोज डिसीजन लेते हैं, डिस्क आज क्या बनना चाहिए मम्मी, तो कहेंगे बेटा आज दाल बना दे, नहीं मम्मी दाल मत बनाओ, आज पनीर बना दो। क्यों? पहले समय नहीं होता था कि आज क्या बनेगा, पहले लोग यही बोलते जो सीजन चल रहा वही खा लो। तो उस हालात पे देश को अगर देखा जाए, उधर आपको 1972 में 2 वार भी चल रहा है, कभी बांग्लादेश और कभी आपको पाकिस्तान, ऊपर से चाइना, तब भी देश को कहां से कहां लाया गया। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं, कौन क्या किया? अरे भाई उन्होंने किया, जो ये शर्ट आ रहा है ना, पैंट आ रहा है, जो पहन रहे घूम रहे, ये उन्हीं का देन है। आज यहाँ लोग पहुंच करके भूल गए इतिहास को, इसीलिए कहते हैं कि इतिहास पढ़ना चाहिए, बेसिक चीज समझना। बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त अगर सरदार वल्लभ भाई प्रधानमंत्री होते, पता है सरदार वल्लभ भाई जब 1949-50 में तो दुनिया छोड़ के चले गए, 51 में आपका चुनाव हुआ, भाई वो पहले चले गए तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनते हैं? लोगों को डेटा नहीं पता, फैक्ट नहीं पता, लोग जो मन में आता बोल देते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और लोग उसको फॉलो करते हैं, अंधभक्ति में डूब रहे हैं। इससे देश थोड़ी आगे बढ़ेगा। चलिए, हाँ ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर भी पढ़ेंगे, आरबीआई पॉलिसी पढ़ेंगे, कितने हमारे नेशनलाइज बैंक थे उस वक्त। नेशनलाइज बैंक सोचिए कितने बैंक थे, लगभग 24-25 बैंक नेशनलाइज बैंक किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया। आज तो 12 बैंक हो गए, कितना कम कर दिया गया। क्यों? प्राइवेट बैंक को ज्यादा दिया। ठीक है, प्राइवेट कर दोगे, लेकिन सरकारी बैंक भी होना चाहिए। सरकारी बैंक से कम एक जनता उनकी जुड़ाव होती है कि हमारा पैसा यहाँ सेफ होगा, सरकार हमारे वेलफेयर के रूप में काम करती है। इसलिए भारतीय इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म है, दोनों मिलकर काम करती है। लेकिन आज देखा जाए, कैपिटलिज्म ज्यादातर होते जा रहा है, सोशलिज्म कम होती जा रही है। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? अभी भी देश में जो भी लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो लोग हैं अभी जो गरीबी स्तर में है, इनको और ऊपर उठाना, उनको उस लेवल तक लाना। लोग कहेंगे नहीं अभी उठ क्यों नहीं पाए, अरे भाई कितने 90 की बात पे बच्चे इनके पढ़ने लिखने शुरू किए, 1990 की बात। उससे पहले आप चले जाओ, डाटा उठाओ, कितने लोग पढ़ते थे भारत में? सबसे ज्यादा चौपट किया भारत को तो लेटर बाय द पीरियड बर्नर सिस्टम। इसीलिए इतिहास बताती है कि क्या हो रखा था। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स आपको आना चाहिए भाई। डेटा क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये सब मेथड लगाना पड़ेगा, जिससे फार्मूला होता है। क्या, एक फार्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ लिख के। फार्मूला जैसे आप पढ़ेंगे, समांतर माध्यिका बहुलक हिंदी बोलते हैं, जैसे मीन बराबर होता है सिग्मा FX अपॉन F। तो ये क्या होता है, जितना FX होता है मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ के डिवाइड कर दो, तो ये आपका मीन होता है। अगला इसी में आपका मीडियन होता है, मूड होता है। फिर उसके बाद आपका मीडियन में फार्मूला लगेगा, अलग अलग है, n+/2 या n+1/2। अगर असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग में देखेंगे ओड नंबर आएगा, इवन आएगा, पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में इसमें L1 + F1-F0 अपॉन 2 F1-F0 इंटू H करते हैं। ये पूरा फार्मूला बेस पे आपका ये पढ़ना पड़ता है स्टैटिक्स।
देन उसके बाद आपका आता है डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन में पढ़ेंगे रेंज क्या है, क्वार्टर डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, वेरिएंस क्या है, ये सभी पॉइंट इसमें आपको आता है। रेंज मतलब R1 माइनस R2, कहीं कहीं लिखता है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो रेंज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये 10 है और ये 20 है, तो 20 माइनस 20 आएगा ये R2 पे, ये होगा R1 पे। तो 20 माइनस अगर 10 लिखोगे तो आप डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। तो रेंज कितने का आ रहा है, 10 का। कोफिशिएंट निकालना तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट निकल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको फार्मूला बेस पे सॉल्व करना पड़ेगा। अगला होता है क्वार्टर डिवीजन, Q3 से उसको डिनोट करेंगे, उसके स्टैंडर्ड डिवीजन S4 से करेंगे, और स्टैंडर्ड डिवीजन को अगर स्क्वायर कर दोगे तो आपका वेरिएंस आ जाता है। ये सारी चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में। देन उसके बाद कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, स्क्यूनेस क्या है और कुर्तिस क्या है, ये सारे पॉइंट आपका स्टैटिस्टिक्स में आता है। मैथ में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये भी पॉइंट भी आता है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब कुछ आपका मैथ की बात करता है। SDG बस दोस्तों आज इतना ही है, बाकी कल बात और करेंगे आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर इंटरनेशनल। तो आज के दोस्तों आप लोग जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं बस, लेकिन जो ऑप्शनल जिनका होता है दोस्तों वो बाकी सब कुछ चीजें पढ़ना पड़ता है। जब आप हर एक पॉइंट को समझेंगे तब देश को समझेंगे, जब तक विदेश को नहीं समझेंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, बाकी फिर कल मिलते हैं दोस्तों, वादा करते हैं, लेकिन क्या करें, काफी काम समय निकाल के आप लोग के लिए आ ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और नोट्स अभी मैं दोस्तों दे नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी एंजॉय करिए, और जो कुछ मेरा योगदान बनेगा मैं इसे दे पाऊंगा भी। आप लोग किताब से पढ़िए, वीडियो मान लीजिए जो गाइडेंस है मैं दे दिया करूँगा, बाकी किताब पढ़िए, किताब से ही चीज़ें क्लियर होती है दोस्तों। मैं खुद किताबें पढ़ता हूँ, ये सब किताबें लाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इतनी नोट्स, जनरल स्टडीज़ के बुक है, ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ऐसे ऐसे किताबें पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये सब पॉइंट में यहाँ आकर के आपको बताता हूँ। इसमें सब कुछ है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना पड़ता है दोस्तों। आपको किताबें दिखाते दिखाते कर, ये देखिए कॉमर्स के कुछ किताबें लाया हूँ, ये है कॉमर्स की किताबें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन तो मेरा कॉमर्स ही, कॉमर्स भी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के सभी पॉइंट आपको बता पाता हूँ। बाकी इधर बहुत सी किताबें हैं, ये किताबें आपको एक बार दिखाया था, ये भी किताबें हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब पढ़ना पड़ता है। ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह की बुक है, मिश्रापुरी की बुक है। ये देखिए हिंदी मीडियम, इंडियन इकोनॉमिक्स, खाली एक अलग से एक इंडियन, ये जो हमने लिखा है दोस्तों, ये अलग अलग एक अपने आप में एक किताब है। अभी खाली जो ये कि पॉइंट आपको बताया है, अभी बहुत पॉइंट छूटा है, लेकिन इतना ही समझो, पढ़ाई करना ही पड़ता है। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कभी नुकसान नहीं जाती। अगर आप मन से पढ़ाई की हैं तो बहुत सी दुनिया में फील्ड है, आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लोग मिलेंगे आपको मन तोड़ने के लिए, आप जिस दिन मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। पढ़ाई करते रहिए, अपने आप भरोसा रखिए। दुनिया, नेचर देखिए, नेचर कभी एक जैसा मौसम नहीं रहता, बदल देता है। तो आपका बुरा दिन हमेशा थोड़ी रहेगा, वो भी बदलेगा, मिटेगा, जरूर हटेगा, अच्छा दिन जरूर आएगा। मैं मोदी का डायलॉग नहीं बोलना चाहता, अच्छा लगा, मतलब आपके लिए बेहतर दिन जरूर आएगा। भरोसा रखिए अपने आप पे और पढ़ाई करते रहिए। जो आपका लक्ष्य उसे पूरा करिए। अभी जितना मन भटकता भटकने दो, रिश्ते टूटते हैं टूट जाने दो, कोई आपके लाइफ में आता आने दो, आपके करियर में जो उतार चढ़ाव आता आने दो। जीवन का दुख सुख है दोस्तों। मैंने अपने जीवन में 13 साल तक संघर्ष किया, और 13 साल की अवस्था में ही आज भी खड़ा हूँ। एग्जाम देता हूँ, फेल भी होता हूँ, कुछ में पास भी होता, फिर फेल होता हूँ। यही जीवन है, क्या कर सकते हैं। लेकिन सीखो, अपने आप में सीखो कि, क्योंकि हो सकती बहुत सी कमियां थी, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, या किसी चीज़ को सीख नहीं पाते, या हो सकता सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर पाया, बहुत कुछ चीज़ें होती लाइफ में। तो अपने आप को हताश मत रहिएगा। मैंने भी 13 साल संघर्ष किया दोस्तों। 22 साल की उम्र से बाहर निकला, वैसे 18 साल की उम्र से निकला, होते होते मैं 30 प्लस हो गया। अभी बेरोजगार में भी हूँ, कोई रोजगार नहीं पाया। आपको लगे कि मैं रोजगार, मैं खुली बात बताता हूँ, मैं कोई रोजगार नहीं पाया। जो पढ़ा हूँ उसको बोर्ड पे बता देता हूँ,
कोई बच्चे मिल गए, पढ़ा लेता हूँ, यही है बस। और मेरे पास कुछ नहीं दोस्तों, जो कुछ ये बोर्ड और लाया वही पैसे से ला के लगा लिया, मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से पढ़ा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग मन टूट जाता है, मन मत तोड़िए। आप इस मिट्टी के, इस ऐसे भारत माँ के आप लाल हो, आप इस मिट्टी को सोचो, आप जाड़ा बरसात गर्मी सब सहने वाले लोग हो। आप न जाने क्या इतिहास लिख दो, बस अपने आप पे भरोसा रखो, जरूर आगे बढ़ोगे। सरकारें चाहे आपके लिए वैकेंसी निकालती हो ना, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज है, हो सकता है आप कुछ नया काम करो, आप प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, आप हजारों लोग को रोजगार दे सकते हो। रतन टाटा का इतिहास पढ़िए, उनके पिताजी क्या करते हैं, शुरुआत में वो थोड़ी कोई सरकारी नौकरी वो लोग की है, बिजनेस किए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में वो बड़े हो गए। पीढ़ी दर उस चीज को करते गए, लोग संभालते गए, बेहतर काम करते गए, बन गया, नाम हो गया। बट अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। अब जैसे मैं ईमानदार हूँ, मैं बता सकता हूँ दोस्तों, मैं नहीं कभी कभार क्वेश्चन के लिए बोला, क्वेश्चन नहीं डाल पाया, कुछ चीज़ें पढ़ना मुझे भी पड़ता है, कुछ एग्जाम मेरे लिए आ जाते हैं, मैं उसमें अपना टाइम देने लग जाता हूँ। तो बीच में जब कभी समय मिल गया, रात को मिल गया, सुबह मिल गया, तो आप लोग के लिए आ जाता हूँ, जो कुछ मन में होता बोल देता हूँ। तो आप लोग कभी, अभी मैं भी कोई सिलेक्शन नहीं पाया हूँ, ऐसे संघर्ष में भी कर रहा हूँ दोस्तों। इस चीज़ को समझो, और लाइफ में कभी किसी से ज़्यादा कंपेयर मत करो कि मुझे नहीं आता, उनको बहुत आता। आपको जो आता उनको नहीं आता, और हर एक चीज़ समय मांगता है। जैसे कचड़ा है ना, कचड़े में कभी आप घर का छिलका निकालते होंगे, जैसे चाय पत्ती निकाल देते होंगे, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, उसको निकाल करके किसी डस्टबिन में डालते होंगे, तो एक दिन में वो पूरा उस खाद नहीं बनता, उसके लिए भी कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन समय लगता है डिकम्पोज होने में। वैसे आपको भी कोई नया रूप लाना होगा, तो जितना आपको समय लगेगा उतना बेहतर आप बनोगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कचड़े हो, मतलब कचड़े का भी मतलब छिलका भी जो कचड़ा बन के खाद बन जाता है। तो आपको जब बेहतर बनना होगा तो एक समय लगेगा, मेच्योरिटी आएगा, चीज़ों को कभी गुस्सा आएगा, जब आप धीरे धीरे समझ आ जाएगी तो आपको लगेगा बात सही है। अब लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग आते हैं 1 साल 2 साल किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, उनको लगता है नहीं ये सेलेक्ट हो भाई। वो सिलेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि उनके बैकअप में लोग अच्छे मिले, उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, उनको पहले से गाइडेंस कर दिया गया। और जो एक गांव का बच्चा, मजदूर का बच्चा, मैं तो एक मजदूर का बेटा हूँ, अब मुझे क्या मालूम भाई इतना बड़ा शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, मैं बड़े शहर में अगर आया तो हमें तो भाई सस्ता एरिया ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। भाई इतना तो पैसा है नहीं कि हर महीने 30,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। हम ये सोचेंगे भाई 8-9 हज़ार में काम चल जाए, लेकिन तभी सोचते सोचते कितना पैसा बढ़ जाता है। 5-6 हज़ार किराया रूम का दो, 3-4 हज़ार 5 हज़ार खाने का रखो। मैं तो दोस्तों बनाता हूँ तब खाता, बाहर खाना पड़ जाए तो 20 चला जाऊँ। एक खुल के आपके साथ बात ही करता हूँ। मुखर्जी नगर, करोड़ बाग, ऐसे ऐसे जगह बच्चे रहते हैं, आप देखिए जिनके पास पैसा, उनके बच्चे कुछ भी, उनके बैकअप है, उनके पास जमीन है, उनके पास पिताजी का कुछ पुश्तैनी है। लेकिन जो गरीब बच्चा वो क्या सोचेगा, उसके लिए भले उम्र निकलने दो, लेकिन जिस दिन आप बनोगे सबसे अलग दिखोगे। इसीलिए कभी किसी से कंपेयर मत करो। अगर आपको सोचना, अपने माँ बाप को सोचना, गांव में बैठे जो माँ बाप हैं उनको सोचना कि वो कैसे हमें बाहर भेजे। अगर आप बाहर निकल गए हो तो गांव पलट के तभी जाना जब बेहतर बन जाना। गांव में नहीं करा कसम खा लिया, गांव नहीं जाना, बेहतर बन के जाना, कुछ सीख के जाना। हर होली दिवाली जैसे लोग बेग टांग लेते ना, चलो दिवाली मनाते होली मनाते, ऐसा हरकतें मत करो। तुम्हारे लिए होली दिवाली वो एक ही दिन होगा बढ़िया, जिस दिन आपका लाइफ सेट होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आपका इसी फील्ड में तैयारी करो, उसी फील्ड में जो आपको बेहतर लगे वो चीज़ करना। मौका मिला है उसको बेहतर करने का। कंपटीशन आजकल बच्चों को मैं बताता हूँ कितने लोग आते हैं गांव से, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं कि मान लीजिए एक आंकड़ा लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1 लाख बच्चे बाहर अगर आ गए, जो भी ऐसे समझ जाओ आंकड़े, 1 लाख में से ऐसे समझो एग्जाम्पल, 1 लाख ज़्यादा बोल दिया, मान लो 100 बच्चे बाहर आते हैं, 100 में से सिर्फ 5 बच्चों में कंपटीशन होता है। 95% क्या होता है ना, मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। और यही 5% वो जिनका मोटिवेशन उनके माँ बाप होते हैं, जिनकी उनकी गरीबी है, जिनके पीछे उनकी बहन की शादी करना, घर को चलाना, परिवार को देखना है। ये जो रात को जोमेटो पर काम करते हैं,
रिक्शा भी चला लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये जा करके बेहतर बन के निकलते हैं। 95% वालों के पास बैकअप होता है। क्या बैकअप होता? दादा का ज़मीन है, पिताजी का बिजनेस है, रोड किनारे हैं, वो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन ये जो 5% होते बेचारे, इन्हीं के लिए कंपटीशन 5% वालों के साथ होता है। और ये आते हिंदी मीडियम के बेल्ट से, लेकिन ये तब भी में पेशेंस होता है। इसलिए कहते हैं हार मत मानना। आपका जो फील्ड है उसको पहले सिलेक्ट करो, आपका जो गोल है उसे पूरा करो। आज इतना ही है, बाकी फिर ऐसे इकोनॉमिक्स पे पूरा अभी लेक्चर देंगे एक एक टॉपिक पे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।